बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। नमस्कार छात्रों, मैं उन सभी बच्चों का जो मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज मैं उनके नाम नहीं ले सकती, परंतु नेक्स्ट वीडियो में उन सभी बच्चों के नाम ज़रूर लूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एनसीईआरटी हिंदी बसंत भाग 2 क्लास 7 आश्रम का अनुमानित व्यय। आपका चैप्टर है 19वां और उनके में सारांश, प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात, इन तीनों बातों का मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम, प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पाठ का मैं सारांश बोल रही हूँ क्योंकि आपने सभी ने पाठ पढ़ा होगा। अगर आपको लगता है कि पाठ फिर से आपको समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, तो मैं आपको ये पाठ जो है अच्छे से समझा दूँगी और शब्दों के अर्थ सहित। तो अगर मेरे पास कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो मैं इस पाठ से रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगी, परंतु आज हम पढ़ेंगे आज सिर्फ सारांश, प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात। तो चलो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। गांधी जी द्वारा लिखे गए पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय किसके द्वारा लिखा गया है? गांधी जी के द्वारा। क्या नाम है पाठ का? आश्रम का अनुमानित व्यय। व्यय होता है खर्च, कि कोई आश्रम बनाना चाहते थे और उनको कितना खर्च आना है उसका वो पहले से ही लेखा जोखा कर लेते थे। जो भी काम करना होता था उसका पहले ही हिसाब किताब तैयार कर लेते थे कि उसके लिए कितना पैसा उनको चाहिए। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि यदि हम कोई भी कार्य करना चाहें तो सोच समझकर, ये शिक्षा है, सारांश जो है मैंने शिक्षा के रूप में बताया है ये यहाँ पर, तो हमें अपने जीवन में इसको फॉलो करना चाहिए, हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य हम करेंगे शुरू, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस पर होने वाला जो खर्च है उसके बारे में ज़रूर एक लेखा जोखा तैयार कर लेना चाहिए। तो सोच समझकर पहले ब्यौरा बना लेना चाहिए और ताकि उसके अनुमानित खर्च को भी जाना जा सके तथा इस हिसाब से आगे बढ़ने का जो रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। गांधी जी के एक ऐसे ही आश्रम की स्थापना कर रहे थे, वो आश्रम बना रहे थे अहमदाबाद में, तो उसी का उन्होंने यहाँ पर लेखा जोखा करके बताया है। अब हम करते हैं प्रश्नों के उत्तर। आपकी पुस्तक में ही है ये। प्रश्न नंबर 1, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यहाँ हमारे देश में क्या है कि लोग जो हैं एक अच्छे काम करने वाले कारीगर को बुलवाते हैं कोई भी काम करने के लिए, खुद नहीं करते। लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी हथौड़े वसूल क्यों खरीदना चाहते होंगे? तो वो क्यों खरीदना चाहते थे इन सभी औजारों को? तो इसी के बारे में हम उत्तर के माध्यम से जानते हैं। गांधी जी के मन में आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की बात रही होगी, क्योंकि जिन औजारों का जिक्र किया गया है वे बढ़ई के कार्य अर्थात लकड़ी का सामान बनाने के काम में आता है। गांधी जी अहमदाबाद में एक आश्रम खोलने का प्रयास कर रहे थे। वे चाहते थे कि आश्रम में सारा काम आश्रम के लोग स्वयं ही करें। इसके लिए ये औजार की एक सूची तैयार कर रहे थे ताकि आश्रम में रहकर ही उसकी ज़रूरतों का सामान स्वयं बनाया जा सके। तो गांधी जी के मन में यही था कि एक आश्रम बनाएंगे, आश्रम में जो लोग रहेंगे वह सभी अपने कार्य अपने आप करेंगे। इसीलिए वो इन औजारों को खरीदना चाहते थे। आश्रम व उसके लोग स्वयं की ज़रूरतों के लिए किसी कारीगर पर निर्भर ना रहें, यही था गांधी जी के मन में।
कि सभी लोग जो हैं अपना कार्य स्वयं करें, तो उसी के लिए वह हथियार जुटा रहे थे। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। मेन बच्चों, कहने का भाव यही है कि महात्मा गांधी जो थे वह हर काम को करने से पहले एक हिसाब किताब या लेखा जोखा तैयार कर लिया करते थे। तो उसी के बारे में इस अनुमानित आश्रम के व्यय के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। गांधी जी कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे। वे प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। मीन उसकी अच्छाइयों के बारे में भी सोचते थे और उस कार्य की बुराइयों के बारे में भी सोचते थे। पहले निम्न उदाहरणों द्वारा इस वक्तव्य को जो उन्होंने बोला है उसको स्पष्टता दे सकते हैं। तो पहला वक्तव्य क्या है कि दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ निषेधाज्ञा लागू थी। निषेधाज्ञा मीन उस वहाँ पर कुछ मनाहियाँ थी, कुछ बातों को करने के लिए मना किया जाता था। तो निषेधाज्ञा लागू थी, अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार जुलूस जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता था। मीन कोई भी नेता जो था वो अपने विचारों को जुलूस या जलसे के अलावा प्रकट नहीं कर सकता था, उसी में प्रकट कर सकता था, जुलूस या जलसे में। गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना रह नहीं सकते थे, क्योंकि गांधी जी जो थे लोगों के कभी भले के भी बोलते थे, कभी बुरे के भी बोलते, तो वो बोले बिना, उनको गाइडलाइन दिए बिना नहीं रह सकते थे। तो पहले ही ये योजना बना ली थी गई कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो वासुदेव जी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो गांधी जी ने पहले ही मन में ये बना लिया था कि अगर उनको किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद कौन काम करेगा, कौन दांडी यात्रा का नेतृत्व करेगा। तो उन्होंने वासुदेव जी को भी का नेतृत्व के लिए तैयार कर लिया था गांधी जी ने। प्रश्न नंबर 2 नहीं वक्तव्य नंबर 2 मीन एक तो हो गया दांडी यात्रा का वक्तव्य मीन बात, और दूसरी असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय भी वे ये हिसाब लगाने में पूर्णतः सक्षम थे। सक्षम मीन पूर्णतः निपुण थे कि किस स्थान पर, उनको पहले पता अनुमान होता था कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होने वाला है, तो उसी से संबंधित वो योजना पहले ही तैयार कर लेते थे। तो यहाँ पर जब असहयोग आंदोलन के समय भी ये हिसाब लगाने में पूर्णतया सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन जो था पर प्रहार करना है, कि ब्रिटिश शासन पर कैसे चोट करनी है, कैसे प्रहार करना है। यही कारण था कि लोग उनके हर विचार की कदर करते थे। कदर मीन उनको सराहते थे और उनका कहा पूरी तरह से मानते थे। लोग उनके विचारों की कदर करते थे, सम्मान करते थे और उनके विचारों पर ही चलते थे। वक्तव्य नंबर 3, वे बिल्कुल भी फजूल खर्च ना करते थे। गांधी जी बच्चों फजूल खर्च बिल्कुल नहीं करते थे। एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करते थे। सोच समझ कर एक एक पैसा खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 25-25 किलोमीटर एक दिन में पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को जरूरी कामों के लिए खर्च करना चाहिए। देखो, शानो शौकत या वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं। देखो बच्चों, महात्मा गांधी का कितना स्ट्रगल था, कितना योगदान था हमारे देश को आज़ाद करवाने में। आपको भी उनके विचारों से कुछ सीखना चाहिए। आजकल के तो बच्चे तो गाड़ी अपने गेट के बाहर भी कदम पैदल नहीं चलना चाहते, क्योंकि हर एक के पास गाड़ियां हैं, कोई मोटरसाइकिल है, तो उसी पर जाना चाहते हैं। तो बच्चों कुछ दूरी के लिए हमें अगर इन साधनों का ना प्रयोग करना पड़े, हमें पैदल जाना पड़े, तो हमें वो अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए, स्ट्रोंग बनना चाहिए हमें। कि पता नहीं किसी लाइफ में
किस समय कौन सी विपत्ति आ जाए, तो उसी के अनुसार जीना सीखना चाहिए शुरू से ही। वक्तव्य नंबर 4, किसी भी आश्रम या सभा का हिसाब किताब वे बहुत कुशलता से लगाते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले मेहमानों के खर्च में उसमें शामिल किए गए। उन्होंने जब साबरमती आश्रम में उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इतने इतने मेहमान आएंगे और इसी हिसाब से उनका खर्चा होगा, तो ये सारा हिसाब वो पहले कर लिया करते थे, उसी के हिसाब से तैयारी करते थे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। प्रश्न नंबर 4, अब यहाँ पर एक प्रश्न और था शायद बजट तैयार करने वाला, तो आप उसको देख लेना। बजट आपको खुद ही तैयार करना है, मैंने इस प्रश्न को छोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 4, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? इन कामों की सूची भी बनाइए और जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। आप उन कामों की सूची भी बनाओ जो आप काम सीख कर ही छोड़ेंगे, और जो नहीं करना चाहते वो उनकी सूची भी बनाओ। लिस्ट तैयार करो आप अपने कामों की। तो इसी हिसाब से इसका उत्तर भी ये है कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत से काम होते हैं बच्चों जिसे हम चाहकर भी नहीं सीख पाते। कौन से काम हैं ऐसे? वो जैसे घर पुताई सफ़ेदी वाला करता है, तो दूध वाला दूध देता है, और खाट वाला खाट चारपाई बुनने वाला से बुनवाई जाती है। कुछ ऐसे ही निम्न कार्य हैं मैं चाहकर भी सीख नहीं पाता जैसे। तो यहाँ पर जो है हम कर सकते हैं इन कामों पर हम करते नहीं हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम चाहकर भी सीख नहीं पाते। और जैसे कार्य है रोटी बनाने का कार्य, रोटी बनाने का भी बच्चों कार्य होता है, परंतु कारण क्या है कि लगन की कमी, हमें शौक़ नहीं है रोटी बनाने का काम करने का। अगर हमारे दिल में शौक़ होना चाहिए, जो काम हमें अच्छा लगता है उसको करने में लगन होनी चाहिए, हम कर जाएंगे। सिलाई करने का काम, जैसे सिलाई भी हम कर सकते हैं, और उसका कारण क्या है, सिखाने वाला नहीं है मिलेगा। अगर आप उस काम को करना भी चाहते हैं सिलाई करने का काम, तो उसको सही ढंग से सिखाने वाला भी आपको चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे कार्य और कारण। और चप्पल जूते में टांका लगाना, अगर हमारी चप्पल टूट जाती है तो हम क्या करते हैं कि मार्केट में चले जाते हैं, या फिर आजकल तो बच्चे वो पहनते ही नहीं हैं, एक बार टूटी हुई चप्पल और नई लेके आ जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं। तो जानकारी का अभाव एवं औजारों की कमी पर मैं इन कामों को सीखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं इन कामों को सीखकर ही दम लूँगा। मैं इन कामों को सिखाने वाले प्रशिक्षित जो इन कामों को करने में निपुण व्यक्ति होते हैं वो कर लेते हैं कि तलाश में हूँ। मैं इस काम को सीख कर ही दम लूँगा। हम अगर अपने मन में ये ठान लेना कि हम ये सारे काम अपने आप करेंगे, तो आप बच्चों कर सकते हैं, 100% आप कर सकते हैं। परंतु आपको पहले अपने मन को तैयार करना होगा इन सब कामों को करने के लिए, तो ही हम गांधी जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चल सकते हैं और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं। इसमें कई फ़ायदे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं कि कैसा होगा ये आश्रम, और उसमें कार्य करने वाले लोग, या कैसे करेंगे वहाँ पर काम, तो अनुमान लगा सकते हैं ना। तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। अब हमने अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ लिया है, उसके अब हम आश्रम के जो उद्देश्य हैं उनको भली भांति हम समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, ज़रूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना,
बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, जो बेरोजगार हैं बेचारे उनको आजीविका कमाने के प्रदान करना। श्रम का महत्व समझना, मीन हमें अब श्रम का महत्व समझना चाहिए। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और चरखे खादी आदि से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए और सहयोग की भावना का विकास और हमें एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए इन सब बातों को करने में। इस आश्रम की कार्य प्रणाली का मुख्य आधार क्या है? आत्मनिर्भरता। तो यही था जो अनुमानित बजट था गांधी जी का आश्रम बनाने का। तो उसका जो आश्रम की जो कार्य प्रणाली थी उसका जो मुख्य आधार क्या था? आत्मनिर्भरता। तभी तो वो ऐसे औजार खरीद रहे थे कि जितने भी लोग यहाँ रहेंगे वो अपना कार्य अपने आप करेंगे। भाषा की बात, तो बच्चों जो भाषा की बात है वो भी आपकी पुस्तक में आप ओपन करके आप अपने साथ साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं तो और सुन सकते हैं। अब अनुमानित शब्द, अनुमानित शब्द जो मूल शब्द है वो क्या है? अनुमान। और इसमें क्या लगा है? इत प्रत्यय। इत प्रत्यय मीन ई की मात्रा नजर आ रही है ना आपको? न में छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पर इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का न नित में परिवर्तित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अब कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, है ना? तो इसमें क्या है? प्रत्यय है। तो ये आपको समझाती हूँ मैं। नीचे झांकृत, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। प्रमाणित में इत प्रत्यय है, व्यथित में भी इत प्रत्यय, व्यथा से शब्द से बना है। चलो अब आगे मैंने इनको समझाया है। इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं और तब ये जो इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह के इक धन साप्ताहिक, क्या बना? साप्ताहिक। नीचे इक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। इन दोनों प्रत्ययों का, इक और इत प्रत्यय के जो शब्द दिए गए हैं उनमें हमने क्या करना है बच्चों कि मूल शब्द को अलग करना है और प्रत्यय को अलग देखना है। मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक। यहाँ पर सभी में क्या नज़र आ रहा है? इक प्रत्यय। जो पहले हमने पढ़े, पीछे हमने पढ़े, वहाँ पर क्या था? इत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये भाषा की बात भी अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं एक बार फिर से समझा दूँगी। ठीक है। इत प्रत्यय युक्त शब्द। अब हम इत प्रत्यय युक्त शब्दों का वर्णन करेंगे। देखो, मूल शब्द और प्रत्यय। अब हम मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रमाणित। प्रमाणित में मूल शब्द क्या है? प्रमाण और धन, प्रत्यय क्या है? इत। झंकृत, झंकार से बना है। मूल शब्द झंकृत में क्या है? झंकार, और धन इत प्रत्यय लगा दिया इसमें तो क्या बना? झंकृत। व्यथित, व्यथा से बना है। मूल शब्द क्या है इसमें? व्यथा। धन इत प्रत्यय लगा दिया तब बन गया व्यथित। द्रवित, द्रव शब्द है, मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। मुखरित, मुख जो है, मुखर जो है मूल शब्द है मुखरित में और इत प्रत्यय लगा है, क्या बन गया? मुखरित। शिक्षित, शिक्षा मूल शब्द है, धन इत प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया बच्चों? शिक्षित। द्रवित, द्रव मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा दिया, द्रव धन इत क्या बन गया? द्रवित। मोहित, मोहित में मूल शब्द है बच्चों मोह,
धन इत, इत प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया बच्चों? मोहित। प्रश्न नंबर 2, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है। मीन दूसरा शब्द मीन पहला क्या है? बैल और दूसरा है गाड़ी। हम बैल बोलेंगे तो उसकी अलग महत्ता है, तो गाड़ी। इसमें प्रधान कौन सा शब्द है? बैलगाड़ी। मीन दूसरा शब्द गाड़ी, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। मीन जो भी उसका प्रमुख अर्थ है वह दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कौन सा समास है यहाँ पर? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहाँ होता है? जब पहला शब्द दूसरे शब्द के ऊपर टिका होता है। ऐसे 6 शब्द और सोच कर लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। तो आइए शब्दों के माध्यम से जानते हैं। जैसे राह खर्च, राह होता है रास्ता, खर्च होता है खर्चना। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा होती है खेलना, क्षेत्र मीन मैदान, खेल का मैदान। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा लिखी गई। कोई भी रचना जो होती है तुलसी कवि है और कृत मीन उसके द्वारा लिखी गई है। घुड़सवार, गुड़ होता है घोड़ा और सवार होता है ऊपर सवारी करने वाला। घुड़सवार। गंगा जल, और गंगा का जल और वनवास, वन में वास करने वाला गंगा जल। इन्हीं शब्दों को देखते हैं कि कैसे पढ़ते हैं हम। देखिए ये 2 बार हो गया, नहीं आगे पीछे हो गया शायद। चलो देखते हैं। द्रवित, द्रव धन इत, इत प्रत्यय जोड़ा है। अच्छा जो पिछला एक छूट गया था, सॉरी बच्चों, ये पेज डिस्टर्ब हो गया आगे पीछे, परंतु फिर भी आप समझा देती हूँ फिर से मैं। पहले भाषा की बात का पहले प्रश्न से रिलेटेड है ये मोहित, ये भी समझाया मैंने अभी। पर मोह धन इत, मुखरित, मुखर धन इत, चर्चित। अब इत प्रत्यय भी था और इत था, तो इसी में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बच्चों। ठीक है, आप समझ लेना, अपनी पुस्तक में है आपकी, कंटिन्यू है ये। चर्चा धन इत, चर्चित। क्या चेंज आ रहा है? चर्चा जो है मूल शब्द है और इत क्या लग गया है? प्रत्यय। तो चर्चित बन गया। मौखिक, मुख मूल शब्द है और इक जो है वह प्रत्यय है। नैतिक, नीति, नीति शब्द जो है मूल शब्द है इसमें नैतिक में और इक प्रत्यय है। संवैधानिक, संविधान, संविधान मूल शब्द है, धन इक संवैधानिक। पौराणिक, पुराण मूल शब्द और धन इक प्रत्यय लगा है। प्राथमिक, प्रथम धन इक, प्रथम पहला इक प्रत्यय लग गया, प्राथमिक बन गया। दैनिक, दिन, दैनिक, दैनिक कार्य जो हम करते हैं, दिन, दिन धन इक प्रत्यय लग गया, दैनिक। तो ये थे इक और इत प्रत्यय बच्चों। ये थोड़ा सा पेज मेरे से आगे पीछे हो गया, सॉरी, परंतु आप अपने पुस्तक के माध्यम से समझ लेना इन दोनों को, इक और इत प्रत्यय दोनों समझाए हैं ये। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का जो मैं अभी करवा रही थी, इन शब्दों में दूसरा शब्द प्रमुख है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। राह खर्च, राह के लिए खर्च मीन जब हम सफ़र पर जाते हैं तो रास्ते के लिए खर्च करने के लिए पैसे जरूर डाल लेते हैं जेब में। राह के लिए खर्च। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा लिखित, कृत रची गई। गंगा जल, गंगा का जल। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। इसमें जो है कारक विभक्तियाँ छिपी हुई हैं ना। मीन जब हाँ तत्पुरुष समास को प्रयोग किया जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि विभक्तियों का लोप हो गया होता है। जब उनका विग्रह किया जाता है या विच्छेद किया जाता है तो हम उसके लिए एक शब्द के लिए ऐसे लिखते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास।
तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।